दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में शुरुआत करेंगे। हाँ, ओके ओके एनजेस, तो स्वागत करेंगे आपका और देखेंगे आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछने वाला हूं। तो बेहतरीन सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल आपके स्क्रीन पर। 509 3028 का योग क्या होगा? क्योंकि बिगिनिंग है तो आपके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। 509 और 3028 का योग क्या होगा? व्हाट विल बी दी सम ऑफ 509 एंड 3028? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब अच्छा मिलेगा और आसानी से आप जो है करने की। बहुत सिंपल सवाल है, इससे आसान और कहां मिलेगा आपको जोड़ने का। 3509 3537, बहुत आसान है। क्या बात है, बचकाना सवाल एकदम आप चुटकियों में हो गया। कुछ नहीं करना था, सवाल का आंसर देना था, आपने इजीली दे दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल, क्वेश्चन है 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेष फल क्या है? ऐसे सवाल एमपीटेट में पूछे जा रहे हैं लगभग, है ना, पूछे गए हैं ऐसे सवाल। 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेष फल क्या है? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपने कहा 12 10 12 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से, तो आपने कहा 12 एकम 12, यहां पर कुछ नहीं बचा। आपने एक कॉपी किया ऊपर से तो ना ही गया, आपने जीरो अब भी नहीं गया, आपने एक ले लिया तो 12 × 96, ये बच गया 5 जीरो और 12 चौक 48, तो कितना बच गया? व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। अगेन बी ने बाजी मार ली है और बी जीत चुका है। सवाल में भी अच्छा मौका बी ने प्राप्त किया है, तो 4 इज द राइट आंसर। बी ने अपना पूरा मौका कैश किया है। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। फिर ये रहा आपके समक्ष क्वेश्चन है 100 की पावर 1/2, 0.0001 टू दी पावर 1/3 माइनस 0.0016 टू दी पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 0 प्लस 5/4 टू दी पावर -1। इसका सरलीकृत मान क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्मेट इनमें से कौन सा होगा? 1.6, 1, 0.8 और 0। शॉर्ट में प्रिय, अगर आपको शॉर्ट में निकालना है तो आप 4 और 3 से डिवाइड करें। 4 से अगर संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, तो ऐसे आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 12 से 11 का रूल तो पता है। आप 3 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप 9 का भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके जी, तो 3 से देख लेते हैं कितना हुआ। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 7 हो गया ना, तो आपको तो एक ही मिलेगा। 2 3 और 4 और 3 7, अब 7 से डिवाइड करोगे तो आपको तो एक ही शेष मिलेगा, है ना। 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप रूल नहीं लगाएंगे। इसको देखेंगे आंसर क्या मिलेगा। 100 टू दी पावर हाफ मल्टीप्लाई बाई 0.001 टू दी पावर 1/3 माइनस 0.0016 टू दी पावर 1/4 इंटू 3 टू दी पावर 0 प्लस 5/4 टू दी पावर -1 का सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगा? तो देखो समझना, जैसे लिखा वैसे कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं, ये क्या लिखा है, ओके 100, तो 100 को लिख सकते 10 की पावर 2 की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं गुणा में, एक पॉइंट है ना, तो 1 बटा कितना होगा, 1 2 3 1000, ऐसा लिख सकते हैं ना, की पावर 1/3। क्योंकि जब मैं इसको दशमलव से बदलूंगा तो 0 0 0 1 आ जाएगा ना। आपने कहा ओके, आगे वाले को करें माइनस, इसको क्या करें, देखो 0 0 0 0 1 10,000, तो 1/10,000 टू दी पावर 1/4, 3 की पावर 0 1। अब ये है -1, तो प्लस 4/5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ इसको क्या करा, शॉर्ट किया है। अब क्या करें, जब 10 की पावर 2 की पावर 1/10 का पावर वर्गमूल निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 बचा यहां पर, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, देखो 1/1000 की पावर 3। तो मतलब क्या है, इसको मैं लिख दूं 1/10 की पावर 3 की पावर 1/3। भाई
10 ढाई 100 ढाई 1000 सीधे सीधा कट जाएगा, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4 की पावर 1/4 और ये हो गया 4/5। अब देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये क्या बचा? आपने कहा कि जी ये बच गया 10 गुणा 1/10 माइनस वो 16 था ना, ये 1 मिनट रखिएगा, इसको 16 कर लेते हैं 16, तो ये क्या बच गया? आपने कहा 2 की पावर 4, तो ये बच गया 2/10 प्लस का 4/5। कोई प्रॉब्लम भाई? 16 का 2 हो जाएगा ना 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लिख दिया यहाँ पर। ये एक मिनट ये नहीं, ये वाला, ठीक है, ये 4 अलग लग गया है, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये 16 था तो 16 की पावर 4 होना चाहिए था। क्लियर है? अब क्या करें, 10 से 10 कट गया, 1 माइनस इसको लिख दो 2/5 की जगह 1/5, 2 से काट दें और प्लस 4/5। अब देखो 1/5 माइनस का 4/5 प्लस का तो कितना बचा? 3/5, तो 1 प्लस 3/5, या कह सकते 3/5 से डिवाइड करें 0.6, तो 1.6। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं लगी किसी को? सिंपल था। अगर मैं जो बहुत डिटेल में बताया है, अगर आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो ये एक बार में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इसको शॉर्ट में करके बताऊं तो कैसे कर सकते हैं? आपने कहा शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे? आपने कहा 1 10 की पावर 2, तो ये तो 10 हो गया, गुणा इसको देखें तो ये 1/1000 की पावर 3 है, तो 1/1000 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट। इसका क्या हो जाएगा? 16/10,000 की पावर 1/4। इसका हो गया 1, इसका अपोजिट कर दिया आपने तो 4/5। अब सिंपल देखो, इसकी पावर 10/3 तो इसका तो क्यूब हो गया, तो 10 गुणा 1/10 माइनस 2 की पावर 1/4 का फोर्थ रूट 2, 10,000 का कितना हो गया? 10 और प्लस 4/5, बस हो गया सवाल। तो आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, है ना, 10 से 10 काट दें तो विल गेट 1 माइनस का 1/5 प्लस का 4/5। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो 4/5 से 1/5 का 3/5, तो ये क्या बचा? 1 प्लस 3/5, 5 से डिवाइड कर दे तो 0.6, तो 1.6 इज द राइट आंसर। अभी समझ में आया? क्योंकि जब आप इसका 16 का फोर्थ रूट निकालोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला सवाल इतना ही आसान था, दूसरा वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। एक और सवाल लेते हैं, जानते हैं जवाब। 19,019 सैकड़े 19 इकाइयां किसके बराबर है? 19,1919 यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी। 19,019 सैकड़े 19 इकाइयां किसके बराबर है? 19,000, तो मैंने ये बताया था कैसे करते हैं इसको। 19,000 बोला ना, तो यानी 19,000, तो 19 में 1,000 की गुणा कर दिया आपने, ये हो गया 19,000। आपने बोला 19 सैकड़े हैं, तो 19 में 100 की गुणा कर दी, ये कितना होगा? 1900। आपने कहा 19 इकाई भी थी, तो 19 इकाई का मतलब 1 की गुणा थी, हो गया 19। ऐसे सबको जोड़ना था, 9 1 9 1, तो कौन सा दिख रहा है इनमें से आपको? तो 20 20 919 है कहीं इसमें? 912 क्यों लिखा है? ओनली स्टडी इफेक्ट। 912 क्यों होगा? 20 919 होगा ना, 12 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। राइट ऑप्शन 2, हाँ, बी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस तरह के सवाल आपको मिले ना, तो आप ज्यादा टेंशन ना लें। उसने बोला 19,000, तो यानी 19 में 1,000 की मल्टीप्लाई लिखनी है, 19 में 100 की मल्टीप्लाई करनी है, 19 में 1 की मल्टीप्लाई करनी है और सबको जोड़ देना है। जब सबको जोड़ोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका आंसर है। क्लियर है? मुश्किल नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है? 105 के गुणनखंडों की कितनी संख्या? अब देखो यहां आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। ये सवाल मैंने कल वाले में पूछा था आपसे, तो हमने बोला था कि टोटल सम कितना होगा, लेकिन हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बात कर रहे हैं। और देखो यहां भी 2 तरह के फैक्टर पूछे जाते हैं। अगर वो बोलेगा ना 105 के गुणनखंड कितने हैं, तो आपके सभी ऑल फैक्टर्स बताने हैं। अगर वो आपसे पूछना है प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, तो सिर्फ प्राइम नंबर्स आपको बताने होते हैं। तो ये 2 तरह के सवाल आते हैं। तो 105 में कितने गुणनखंड होंगे ये आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करूंगा इसका आसानी से जवाब देंगे आप। 8 देख लेते हैं। देखो 105 के फैक्टर करें तो पहले होगा 1 गुणा
105 तो यही बन गया, 2 से कटता नहीं, 3 से काटते 3 गुणा 35, 4 से कटता नहीं, 5 से कट जाएगा 21 बन जाएगा 105, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से देखें बस 7 से काटेंगे तो, और 15 7 105, उसके अलावा 8 से कटता नहीं, 9 से कटता नहीं, 10 से कटता नहीं, तो बस 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, फिर तो कटेगा नहीं किसी से ये। तो राइट ऑप्शन की तरह ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं कितने, 2 4 6 और 8। तो राइट ऑप्शन क्या है 8। तो कितने फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर्स होंगे। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है कि 8 फैक्टर क्यों होने चाहिए, और आपने बताया भी 8 फैक्टर इसलिए होने चाहिए। बहुत बढ़िया। 3 5 7, हाँ अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो 3 5 7 यानी सिर्फ 3 फैक्टर होंगे इसके। जैसे मैं आपको बोलूं ये तो हमने टोटल निकाला, अगर वो बोलता कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते, आप सीधा डिवाइड करते। अगर वो बोलता अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके, ये तो सारे ये तो कुल गुणनखंड है, अभाज्य कितने हैं, तो देखो इसमें से आप दिख भी रहे होंगे 3 5 7, है ना जी। क्लियर है, 21 है भाई ये, 5 कैसे लिख गया, ठीक है ना। कल आज अभी आया समझ में, वो टोटल, हाँ बताता हूं, 105 की बात करते हैं वो टोटल में होता है अंजीश, वो मैंने कल बताया था ना कि जब आप टोटल निकालते हैं देन उसमें पावर +1 कर देते हैं, सम निकाल। लेकिन सम नहीं पूछा है ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं। तो क्या करें, अगर इसको मैं 3 से काटूं तो 35 बार, 5 से काटें तो 7 बार, तो 3 गुणा 5 गुणा 7, ये टोटल क्या है, इसके 3 अभाज्य फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। लीजिए किस में नहीं करना, सिंपल देखो, उसने बोला नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है वो, तो भाई 105 के फैक्टर यानी 105 किस किस से कट जाता है, सिंपल ये थोड़ी है। तो 105 अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो पहली संख्या 105 एकम 105 हो गई, 2 फैक्टर मिले, 2 से कटता नहीं, 3 से काटें तो 35 बार कट जाता है। तो ये दोनों ही तो फैक्टर हैं, 35 3 105, तो 3 में 35 गुणा करो 105। आपने कहा 5 से काटते तो 21 बार, आपने कहा 7 से काटते हैं तो 15 बार, यही तो फैक्टर है सारे। तो 2 फैक्टर ये हो गए, 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल 8 फैक्टर होगी ना। तो 105 के कुल 8 धनात्मक गुणनखंड है, ये इसका मीनिंग है। क्लियर है जी। अंजेश जो आप कह रहे हो वो सम के लिए था, ठीक है ना। एक और सवाल, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 300 मिलीलीटर होता है, 1 पैसा बराबर 0.01 रुपए के होता है, या 1 और आधा दर्जन 18 में, हाँ 1 और आधा दर्जन बराबर 18, ये नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। जवाब तो आसानी से मिलेगा, कोशिश करेंगे अच्छा उत्तर देने की, गड़बड़ नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी तो देखो आपकी डिपेंडेंसी है, ठीक है ना जी। जी हाँ 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 हाँ। अच्छा आप उसको कह रही हैं, मुझे लग रहा है आप बार बार करेंगे सच कि हम सम भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। ओके ओके अंजने, हाँ अब ठीक है अंजेश, मुझे लगा कि अब सम करने की बात कर रही है कि हमने कल सम कराया था उसे बोल रही हैं आप। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर करेक्ट, हाँ एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अजने अंजेश अभी बताता हूँ अंजेश क्या कहना चाहती हैं, शायद आपको समझ में आ जाए कैसे टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं, वही बताता हूँ। पहले सवाल को देखते हैं क्या मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा, बी। देखो इसमें आप जानिएगा 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, सब जानते हैं, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो भाई 1 मिलीमीटर में कितना हो गया, आपने कहा 1/10 बराबर 0.1, करेक्ट लिखा है। 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होते हैं, प्लस 30 मिलीलीटर तो कितना होना चाहिए 30 और उसने बोला है 300 मिलीलीटर, इसका मतलब क्या है, गलत लिखा है ना। 1 पैसा किसके बराबर होता है, रुपए के बराबर होता है ना, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है।
तो 1 पैसे में कितने रुपए हो गए, 1/100, तो यानी 0.01 सही लिखा है। एक दर्जन, एक और आधा दर्जन बराबर 18, एक दर्जन में 12 वस्तु होती है, आधा दर्जन में 6 वस्तु होती है, 18। ठीक है ना, क्लियर है? ओके। अब जैसे ये कहना चाह रही है कि मुझे लगा आप सम की बात कर रही हैं। ओके, आप इसको अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते, जैसे मैंने बताया ना 3, 5 और 7 की गुणा करके हम कर सकते हैं। तो 3, 5, 7 की पावर कितनी है, आपने कहा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो आप क्या कर लेते हैं, इसमें एक पावर बढ़ा देते हैं, ऐसे 2, 1, 1, तो ये कितना हो जाता है 3 की पावर 2, तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर, दैट इज व्हाट 2 2 4 2 8। अगर आप सम करना चाहते हैं तो ये हो जाता है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, आप ऐसे कर लेते हैं तो इसे सम मिल जाता है। ठीक है ना, 4 बजे चलता है, ठीक है ना, यही कहना चाह रही थी रंजेश आप। चलिए, तो 1/2 में कितने 1/8 है ये बताइएगा, 1/2 में कितने 1/8 है, हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/2, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, 1/2 में कितने 1/8 है, हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/2। तो बहुत सिंपल सी कहानी, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 रुपए में कितने 2 रुपए के सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे ना 2 का, सेम यहां पर है 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/8 का डिवाइड कर देंगे। अगली बार डिवाइड क्या बन जाता, गुणा बन जाता, 8/1, तो क्या बना 2 चौके 8, तो 4, राइट ऑप्शन बी। बढ़िया, खूबसूरती से आप जवाब देते जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके जवाब इस तरह से आने चाहिए, इसी तरह से आपके आंसर लगातार बरकरार रहने चाहिए, इससे आप लोगों को भी। हाँ चलिए, तो बड़ा आसान सवाल था। एक और, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द इक्वल टू x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। तो यानी y का x% निकाला, x का y% निकाला, इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लिंक की सुनील जी, ये तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक ही मिलता रहेगा। लिंक के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसमें जुड़ जाइएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाते हैं सबके। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल बड़ा सिंपल है, x का y% यानी y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा, 3 का xy%, x का y%, xy का 2% या y का x%। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सिंपल थ्योरी समझो, उसने बोला y का x%, तो उसका मीनिंग क्या है, आपने कहा y का x% का मीनिंग क्या होगा। ओके, तो y का मीन्स गुणा x%, परसेंट का मतलब कितना बटा 100, प्लस x का y% का मतलब बटा 100, दोनों को देखे तो ये होगा xy/100 और ये होगा xy/100, क्योंकि इस निशान को अगर आपको हटाना है, इस सिंबल को हटाना है तो 1/100 की मल्टीप्लाई करनी है, इस निशान को वापस लाना है तो आप 100 की गुणा कर देंगे, इतना सा काम है बस। ये मैंने आपको परसेंटेज में अच्छे से समझाया हुआ है। तो क्या करें, ये हो गया 2xy/100, तो क्या मैं लिख सकता हूं xy का 2/100, और 2/100 का मतलब क्या होता है 2%, तो ये क्या हो जाएगा xy का 2% है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सुनील जी, ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया कैसे हुआ, ये मुश्किल तो नहीं लगा। तो किसके बराबर हुआ, एक्स वाई का 2% के बराबर है, क्योंकि 2/100 का मतलब 2% होता है। होप सो समझ में आ गया होगा आपको। देखने में सवाल बेशक आपको थोड़ा सा गंभीर लग रहा है, खतरनाक लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बड़े आसान सवाल हैं। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे देन इजीली यू विल गेट द आंसर्स। एक और, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताओ। रामदेवी, जी। तो देखते हैं जवाब, एक समचतुर्भुज यानी इसको बोलते हैं हम रोम्बस, समचतुर्भुज को रोम्बस बोला जाता है। एक रोम्बस है, उसकी डायगोनल्स दिए हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक्सप्लेन पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको बताना है क्या होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी। तो देखेंगे बी ऑप्शन मिल रहा है यहां पर। पहले समझो ये होता क्या है। समचतुर्भुज कुछ तरह का होता है जिसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं।
और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बस कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते, है ना, समझिएगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो याद रखिएगा ए सी बराबर नहीं होता बी सी के, तभी ये समचतुर्भुज होता है, ठीक है ना। और इसकी खास बात और क्या है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यू कैन से द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली या परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए सी 8 सेंटीमीटर है तो मतलब क्या हुआ, ये 4 का हो गया। उसने बोला अगर दूसरा विकर्ण आपका बी डी 6 सेंटीमीटर लिखा है तो 3 का हो गया। अब समझो ये 4, ये 3 और ये समकोण, तो भाई सामने वाली भुजा कितनी होगी, तो कुछ याद आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज का नियम नहीं बनेगा 3, 4 और 5 का, ट्रिपलेट बन गया ना 3, 4, 5 का, आपने कहा तो ये 5 आ गई। ये आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण है, ये आधार, ये लंब है, ये कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा 9 और 16 25 का वर्गमूल, दैट इज 5, है ना जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं, लेट्स लर्न विद द वेदीज क्लासेस, कैसे हैं आप, गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो समझ में आया, दैट इज 5, तो 5 यहां पर आ गया। अब ये समचतुर्भुज है, इसकी जो परिमाप है वो क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप या वर्ग का परिमाप 1 होता है, यानी 4a, 4 गुणा भुजा, तो 4 भुजा का मतलब कितना 5, तो उसका परिमाप कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन क्या है, 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो प्रश्न बड़े आसान है, बस आपको अगर प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप गलती नहीं करेंगे, आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को फिनिश कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बढ़िया जवाब मिला है आपका, गुड, वेल एंड गुड, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आपके इसी तरह के जवाब तो आमंत्रित है, इस तरह के जवाब मिलते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से सवालों को समझ पाएंगे। एक और सवाल, दोपहर 2:58 से 4 घंटे 59 मिनट पहले समय क्या था, ये आपको बताना है। चलो जूही, कैसी हैं आप, मैं अच्छा हूं। d1 इंटू डी टू कब करेंगे, जब इसका एरिया निकालेंगे मनीषा। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो क्या होता है, d1 इंटू डी टू अपॉन 2, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। जब आप इसका d1 d2 निकालेंगे तो मतलब क्या है, वो एरिया का फॉर्मूला होता है। हमसे पेरीमीटर पूछा है, परिमाप, ठीक है। चलो, दोपहर 2:58 से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, सिंपल सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। नमस्ते सुनील जी, कैसे हैं आप, देखिए समझिए, दो तरीके सवाल। अब देखो दोपहर का 2:58 है, अगर मैं रेलवे के अकॉर्डिंग टाइम को मानूं तो उसमें 12 जोड़ दूं, तो रेलवे के अकॉर्डिंग कितने बज गए, 14:58। इसमें से 4 घंटे 59 मिनट पहले की बात पूछी थी, तो 4 घंटे 59 मिनट पहले कितना, ऐसे कर दूं तो भाई 58 यहां पर हो गया। अब 58 में जब हमने हाथ से लिया तो ये हो गया 60, तो कितना होगा 6, 5, 11 और ये हो गया 118, तो यानी 59 मिनट यहां पर बच गए। 13 में से 4 गए 9, तो ये दोपहर का समय था जब पहला है, तो ए ये तो पीएम था। जब आप इससे पहले का समय पूछोगे तो एएम रहा होगा, तो यानी 9:59 AM। क्लियर है, बात समझ में आ गई, सिंपल। तो 9:59 AM सा होना चाहिए, 10:01 नहीं होना चाहिए। ये बी कौन बता रहे हैं, बी नहीं होगा, दिव्या दुबे, इट्स नॉट बी, इट्स ए, 9:59 AM सुबह। और नहीं तो आप सीधा भी कर सकते थे कि आपने कहा कि आप इसको पूरा 5 घंटा बना लो, तो इसमें आपने 1 मिनट जोड़ दिया तो ये पूरा 5 घंटे बन गया। 14 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 9 घंटे, है ना। और ये पूरा घंटा था तो 1 मिनट इसमें और जोड़ दो, तो राइट ऑप्शन ए। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सवालों के साथ आगे बढ़ते चलो। एक और सवाल देख लेते हैं आपकी जगह। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जो ना एमपीटेट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जो भी एमपीटेट हुआ है उसमें बहुत सारे सवाल जो हैं, जो पेपर हो चुके हैं उनमें इस तरह के सवाल आ रहे हैं।
गुड इवनिंग भीबा। सवाल है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। 2:1, 3:2, 1:2, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब इसका। तो भाई एक आयताकार भूखंड की बात कर रहे थे हम, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप 1:3 है, तो समझो ये है आपका आयताकार भूखंड, है ये आयताकार भूखंड। इसमें क्या है, इस भूखंड की लंबाई और परिमाप, अगर उसकी लंबाई 1 है तो उसका परिमाप 3 है। अब लंबाई क्या होती है, हमने लंबाई मानी L और परिमाप, ये चौड़ाई होगी B, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × L + B, यही तो मतलब है। और इसका भाई अगर मैं बात करूं किसी भी परिमाप की, तो यही तो है 2 × L + B, ये परिमाप होता है और इसकी लंबाई L है। तो उसने बोला L रेशो लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका L का वैल्यू कितना मिला आपको, यहां से 1 और इसका वैल्यू 3, तो मैं लिख सकता हूं L = 1 रेशो है और 2 × L + B = 3 रेशो है। तो हमने क्या देखा, L का वैल्यू पुट कर दिया इसमें 1, तो क्या करेंगे, आपने जब L का वैल्यू पुट कर दिया 1, तो क्या करूं 2 × 1 + B = 3, तो कितना हुआ 2 + 2B = 3, यानी 2B = 3 - 2 और B = 1/2, तो लंबाई इसकी 1/2 आ गई। अब जब लंबाई उसने बोला किस किस का रेशो पूछा उसने, लंबाई 1/2 आ गई, L आपका इतना था तो उन्होंने लंबाई और चौड़ाई का, तो 1:1/2, और कभी भी अनुपात 1/2 में नहीं होता है, वो किस में होता है, ऐसे होता है ना, तो अनुपात कर लें 2:1, क्योंकि जब इसका बराबर करेंगे तो 2:1 आ गया। राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आपको जो सवाल दिए जाते हैं वो बहुत आसान से होते हैं, बस उनको आप अगर समझ लें, एक बार दिमाग में बैठा लें, तो बड़ा आसानी से उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर जी, 1 2:2। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात, 1 मिनट रुकिएगा भाई, एक और सवाल आपके स्क्रीन रखता हूँ, जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन आपके सामने, दीजिएगा इसका जवाब क्या है। जी, क्या मिलता है जवाब, एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल सवाल है और उम्मीद करूंगा जवाब आसानी से मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं करेंगे आप। ओके मनीषा, बताता हूं। नहीं नहीं, ऑप्शन से नहीं करना अंजेश, ऑप्शन से कैसे करोगे भाई, लंबाई चौड़ाई की अगर ऑप्शन से करोगे तो आपको आई का अनुपात चेक करना पड़ेगा। आपने कहा 2:1 रखना है, तो आपने चौड़ाई को 2 रख दिया, तो अब क्या निकालेंगे, अब लंबाई, अब इसका परिमाप निकालेंगे, तो आप निकाल देंगे 3, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन जैसे अंजेश ने कहा, मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल ये आपने यहाँ पर लिया है ना, आपने कहा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, परिमाप का अनुपात 3 है, तो लंबाई कितनी है 1 और परिमाप कितना 3 है। अगर आप पहला ही ऑप्शन पुट करते हैं तो ऑप्शन से भी कर लेंगे, तो ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई यहां पर 2 दे दी उसने और चौड़ाई दे दी 2 और चौड़ाई दे दी 1, ऐसे, तो इनका परिमाप कितना होगा 2 × L + B 1 + 2, तो इट विल गिव 3 6, तो जो आपका यहां पर सवाल में 3 आ रहा है, दैट इज थोड़ी सी ये दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है, अदरवाइज आप कर सकते थे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो लंबाई का ये था 2 6, तो करना उतना ही पड़ेगा 1 3, तो आपको इससे बढ़िया तो बैक एंड में दिमाग लगाओगे, फ्रंट एंड ही कर लो। अब यहां पर जो आया था आंसर, उन्होंने कहा इसमें भी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, कि ये आया था 1:1/2। तो देखिए जब आप रेशो को निकालते हैं, हाँ जब यहाँ रेशो को आप निकालते तो प्रॉब्लम क्या होती है कि रेशो किसी एक ही मात्रा के हिस्से होते हैं। रेशो को अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो वो अलग अलग मात्राओं के हिस्से होते हैं, तो अगर आप बात करेंगे तो उनके नीचे जो वैल्यू वो उसी के हिस्से होते हैं। तो ये तो 1 का हिस्सा है, ये 2 का हिस्सा है, तो उसको हम बराबर करते हैं, तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। हमने 2 इसका एलसीएम लिया,
तो जब यहां से देखा तो 1 दूनी 2, 2 यहां पर आया, 2 से 2 कट गया। अब इससे कोई रोल नहीं है नीचे वाले का, क्योंकि अब ये सेम हिस्से में से आपने रेशो बना दी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2:1 बोलेंगे। क्लियर है जी। सवाल है, एक राशि 15% वार्षिक प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल सवाल है, एक राशि है 15% का ब्याज मिलता है हर साल, तो वो कितने समय में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये सवाल आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। बहुत बढ़िया, 20 साल 20 वर्ष, क्या बात है। देखो अब इसको भी 2 तरीके से आप कर सकते हैं। धनराशि तो आपको पता नहीं है, तो आप x माने या y माने, नन ऑफ दीज रिक्वायर्ड। करना क्या है, देखो समझो, एक राशि 15% के साधारण ब्याज पर, मैंने माना इनिशियल जो भी अमाउंट होगा वो 100% होगा, कोई भी अमाउंट होगा वो 100% होगा, तो 100% अमाउंट कितना हो गया, 4 गुना 400% बन गया। तो वो ब्याज कितना मिला होगा, आपने कहा 300% ब्याज मिला जी। भाई मिश्रधन ये था, मूलधन ये लगाया, तो ब्याज 300% मिला। और ब्याज 300% मिलने का मतलब क्या है, हर एक साल 15% ब्याज मिलता है। प्रतिवर्ष का ब्याज कितना, 15%, और आपको 300% ब्याज मिल गया। तो कितने सालों में मिला, आपने कहा 300% टोटल ब्याज प्राप्त हुआ, 15% एक साल में मिलता था, तो 20% आपको मिल गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, लगता तो नहीं मुझे कुछ होनी चाहिए, क्योंकि सवाल मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते थे। हैंडल हो गया। तो क्या किया मैंने, अब इसको एक्स वाई से भी मान सकते हैं। फिर माना धनराशि बराबर ₹100 है, तो उसका ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज पर 4 गुना होगी, तो मूलधन हो गया 4x, 4x में से x घटाओगे तो 3x रुपए ब्याज मिला। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो आपने x का दिमाग लगाया कि x कौन सा मान है। अब करेंगे अब ब्याज, कि ब्याज बराबर मूलधन x गुणा दर 15 गुणा समय पता नहीं बटे 100। अब x से x काटोगे, जब काटोगे इसको वैल्यू को, टाइम को निकालोगे आप 5, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है प्रिया, इसलिए एक और सवाल, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके समक्ष है, इजी सवाल है, और मुझे उम्मीद है इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें आप ना बता पाए इसका उत्तर। यस, तो 3906 यानी ऑप्शन नंबर 4 बताया जा रहा है मोनिशा के द्वारा। डी ऑप्शन, ओनली स्टडी फैक्ट, डी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं, देखो क्या है इसमें, देखते हैं। इसने बोला 5671, अब इसके अंक बदल दे तो क्या बनेगा, 1765। बदलने पर ये आएगा ना, घटाएं तो 11 में से 5 गए 6, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9, और 4 में से 1 गया 3। राइट ऑप्शन 3906। आसान था, बस अंक बदलने थे आपको, इनके अंकों को पलटना है, और जैसे आप इनको बदलेंगे डिफरेंस जो रिवर्स करने के बाद, तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। बढ़िया जवाब। एक और सवाल है फिर आपके लिए, ये रहा, निम्नलिखित में से इसका जो मान है वो क्या है। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 4 - 6 - 12 - 10 - 8 - 6, और ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, सब लोग को ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो इसका मान आपको बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, और मुझे उम्मीद है कि इस 14 क्वेश्चन में तो आप कुछ ना कुछ धमाकेदार करके जाएंगे और बताएंगे मुझे आंसर जी। यस, तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन आए हैं ना पीरियड में, हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से, ये इस तरह के आ चुके हैं प्रश्न, तभी इन प्रश्नों को रखा गया जिससे कि आप अपनी मजबूती से सवालों को समझे और आगे बढ़ें। तो देखते हैं, जब आप देखो, जब भी बोर्ड मास की बात होती है, जब भी इसकी बात होती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले होता है कि आप इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, देखो 10 - 8 - 6, ये हो गया -14,
तो ये माइनस का 14 हो गया ना, जब दोनों को जोड़ा तो ये माइनस का 14 हो गया। जब माइनस 14 में से आपने 10 को कम किया तो माइनस का 4 हो गया। तो मैं लिख दूं इसको 4 माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस माइनस का 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भी किसी को यहां पर इतना करने में। अब जब माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस का 4। 4 माइनस का 6 माइनस का 12 और 4 16। तो 4 माइनस का -10। अब क्या करें, आपने कहा 4 प्लस का 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, 14 आंसर है। इसमें एक 4 में से इसको कर लेते हैं सही। हालांकि इस सवाल में एक और चीज थी, इसके ऊपर एक बार लगा दूं तो क्या होगा जी, मैं इसके ऊपर एक बार लगा देता हूं। हालांकि सवाल का आंसर 14 है, जो इसमें मिस है मैं पूरा कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से अपने सवालों को पूरा कर पाए, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया होगा जी। इसमें एक मिस है, इसको पूरा कर देते। राइट ऑप्शन 40। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको समझ में आ गया होगा सवाल। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस सवाल में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, उसको समझना जरा एक बार, जो मैं बताना चाह रहा हूं। कभी कभी इसमें ऐसा भी हो जाता है सवाल में कि ये जो संख्या आपके सामने दिख रही है, ये वाली दिख रही है येलो कलर में, पहले इसको हटा देता हूं। ये जो संख्या आपके सामने दिख रही है ये वाली, कई बार इसके ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, ऐसे। अब क्या होगा इसका आंसर, हाँ अब इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अगर मैं बार दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, उन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका मतलब है पहले 8 में से 6 को घटाना होगा। पहले 8 में से, हाँ बता रहा हूं पंकज, बार वाला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भी एक तरह का ब्रैकेट है जो 8 और 6 के ऊपर लगा है। तो पहले आपको 8 में से 6 घटाना होगा जो 2 देगा। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 माइनस का 2 8। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 10 में से 2 गया 8। तो अब ये 8 बच गया यहां पर। बात समझ में आ गई। तो क्या करते हैं, 4 माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 8 कितना बचा, आपने कहा 12 में से 8 गए 4। तो 4 माइनस का 2 बराबर 2, 10 इसका आंसर 2 होगा। तो दोनों में अंतर है, हम कई बार जल्दबाजी में इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो अगर बार लगा मिलता है तो इसका मतलब क्या है, पहले आप इस ब्रैकेट को, इसको अलग छोड़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर 2 बार लगे हैं, उसके बाद उस सिंबल का प्रयोग होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर मैं बार लगा दूं तो इसका आंसर 2 है, अगर मैं बार ना लगाऊं तो इसका आंसर 14 है। क्लियर है, दोनों चीज समझ में आ गई। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अब आगे बढ़ें, वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है क्या, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। हाँ बार अलग होता, अभी तो बताया मैंने पंकज। अब समझो इस बात को, शायद पंकज को समझ में नहीं आ रही चीजें। पंकज एक बात देखो, इसको तो आप कर लेंगे, अगर ये बार लिखे तो इसका मतलब क्या समझना, इसका मतलब है 10 माइनस 8 माइनस 6। इस बार का मतलब ये है, बात समझ में आ रही है। अगर बार लगा तो बार मतलब उन दोनों वैल्यूज पर एक ब्रैकेट लग गया है, दैट इज द थिंग। इज इट क्लियर। तो अगर मैं इस लाइन को आपको बाहर से समझाऊं तो ये कैसे होगी, 10 माइनस 8 माइनस 6 का पर ब्रैकेट। अब करो, अब समझ में आ गया। तो बार का मतलब ये है, अब शायद समझ जाएंगे आप। ओके, तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है कि आप सभी अवधारणाओं को समझें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, कॉन्सेप्ट को समझें, उनको अप्लाई करना शुरू करें और उनमें संबंध बनाने, उनमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें। हाँ वेनिकुलम, बिल्कुल सही कहा मोनिशा आपने, इसको रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ये तो आपने बड़ा अच्छा दे दिया भाई। हाँ पेडागोगी आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, 8 से 10 नंबर की पेडागोगी आ रही है भाई। चलिए आगे को सवाल। गणित के प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना। परिशुद्धता, लचीलापन और निपुणता के संकेत उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है, शायद ये मैंने आपको लचीलापन कई बार बताया है कि लचीलापन का मतलब क्या है।
बस आपको बदन लचीलापन किसकी तरफ संकेत करता है, इतनी सी कहानी आपको बतानी। और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आप जल्दी लिख के बताएंगे मुझे क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, कल अंजे सोच रहे हैं कल ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ, हाँ कल मैं जो पढ़ाऊंगा ना एमपी टेट वाले बैच में, कल इसमें तो उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री ही कराऊंगा, डोंट वरी। हैप्पी, ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे अगर आपने कहा है तो। ओके, सवाल आपके समक्ष था। तो गणित में लचीलापन का मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तो आपने कहा समान प्रकरण के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता को बोलते हैं। समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता को बोलते हैं। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता को बोलते हैं। या परिशुद्धता के साथ समस्याओं को समाधान करने में सभी चरणों को लिखने की योग्यता को बोलते हैं। तो सी और डी आपस में टकरा रहे हैं, सी कह रहा मैं अच्छा, डी कह रहा मैं अच्छा। हाँ, अगर बार में छोटी संख्या पे, हाँ जैसे ब्रैकेट लगाते हैं ना आप नीतू, जैसे आप ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई 9 माइनस का 5 बराबर क्या होता है, आपने कहा 4। मैंने बोला माइनस का 9 प्लस का 5, आप कहेंगे माइनस का 4। तो सेम थिंग है ये, बस इसमें अगर वो ऐसे लिख देगा 9 माइनस 5, तो वो सारे कभी ब्रैकेट ही तो है ये भी, तो अगर ऐसे लगाएंगे देन इट्स फाइन। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ अलग होना चाहिए, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये इसके साथ नहीं होता है बाकी क्वेश्चन में, क्योंकि दो वैल्यू के बीच में लगा हुआ है, दैट्स वाई। सवाल क्या है जी? तो लचीलेपन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब गणित में समझो क्या होता है, किसी भी काम को, किसी भी प्रश्न को करने का क्या सिर्फ एक तरीका फिक्स है? हो सकता है उस प्रश्न को मैं और तरीके से कराता हूं, आप दूसरे तरीके से समझते हैं, तीसरे टीचर अलग तरीके से बताते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ आंसर सबका एक आता है। ये तो बात समझते हैं ना आप? तो भाई किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका फिक्स नहीं है। गणित की यही खूबसूरती है कि एक प्रश्न को आप कितनी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक उपागम, एक अप्रोच फिक्स नहीं है। यही गणित की खूबसूरती है कि एक प्रश्न को करने के लिए आप बहुत सारी ट्रिक्स का, बहुत सारे तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी एक समस्या को हम कितनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं 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 पंकज, किसने कहा आपसे? पंकज ये किसने कहा? अभी तो मैं डेली एनालिसिस कराता हूं, मैं तो डेली एनालिसिस कराता हूं, उसमें पेडागोगी के 8 से 7 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं, 15 तो आज तक भी नहीं आए। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन 3, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता को बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आया होगा क्यों होता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कक्षा 3 के विभिन्न विद्यार्थी को लंबाई की इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जा सकते हैं। जी, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर फुटा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ना 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 ना, मैं तो डेली एनालिसिस कराता हूँ स्टूडेंट से डिस्कस करके। नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंधित चार्ट। हाँ 10 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, लेकिन हम अब 10 आए चाहे 12 आए, छोड़ दो 5 को भी नहीं सकते ना, चाहे 10 आए चाहे 5 आए, छोड़ेंगे तो हम 5 को भी नहीं ना, इसलिए। जी, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जा सकते हैं। सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुटा, पैमाने नापने वाले छड़, पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो देखो राइट ऑप्शन क्या है, डी नहीं होगा। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो चार्ट से बच्चा नहीं पढ़ता है, समझने की कोशिश करो। आपके स्कूल में एक चार्ट दे दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो आप उसको नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो अपने साथ में टीएलएम लेके जाए, यानी वो आपको फुटा दिखाए कि ये रूलर है, ये 6 इंची है, ये नापने वाली छड़ है, ये पट्टी है, तो वो उसको आसानी से बता सकता है कि इसकी लंबाई इतनी बड़ी होती है तो उसको 1 फुट बोलते हैं, जिसे तुम्हें नाप के बता दे। राइट ऑप्शन क्या है,
भी। तो जब भी कक्षा में कुछ ले जाने की बात होती है तो शिक्षक के द्वारा जो टीएलएम है, जो मूर्त सामग्रियां हैं प्राइमरी स्तर पर, कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 पर, तो जो चीज मूर्त रूप से दिखाकर आप समझा सकते हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल। ओके, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं आपके सामने। ये रहा, एक विद्यार्थी पूर्णांक भिन्नों और दशमलव भिन्नों संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है, तो वह किस स्टेज पर है? If a student is able to perform all 4 basic operations on integers, fractions and decimal numbers, then that is in a division state, is in a gratuity, इसको originating state भी बोल देते हैं, originating state, that is an operational state और is an quantity state। तो एक बच्चा पूर्णांकों पर, भिन्नों पर, दशमलव संख्याओं पर चारों संक्रिया, अभी चारों संक्रिया कौन कौन सी होती हैं? आधारभूत, 4 ही संक्रिया पाई जाती हैं आधारभूत, एक प्लस, एक माइनस, एक गुणा और एक भाग। ठीक है, ये 4 ही तो होती हैं, तो इन चारों संक्रियाओं को करने में समर्थ है वो। तो वो कौन से, देखो अगर बच्चा इन चारों संक्रियाओं को पूरा कर लेता है या उन संक्रियाओं को समझना शुरू कर देता है, तो वह संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेशनल स्टेज पर होता है। डी नहीं होगा। परिमाणात्मक अवस्था क्वांटिटिव स्टेज है, जो गिनती गिनने के काम आती है। इंग्लिश में पढ़ लो, परिमाणात्मक और परिणामात्मक में अंतर है। हम कई बार इसको क्या बोल देते हैं कि सर ये परिणामात्मक लिखा है, इट्स नॉट परिणाम, परिणाम, ये परिणामात्मक नहीं है, ठीक है ना। ये परिमाण, परिमाण का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटाइज। जैसे उसने बोला ये 3 चीज रखी है, 2 चीज रखी है, 1 चीज रखी है, 5, वो क्वांटिटी काउंट करने में एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो ये परिणाम और परिमाण में, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट और परिमाण का मतलब होता है वेट, किसी चीज का भार, मतलब भार इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। क्लियर है? तो ये नहीं होगा। विभाजनात्मक अवस्था का मतलब होता है कि बालक उस अवस्था में, जिस अवस्था में वो संख्याओं को तोड़ सकता है, यानी उनको एक्सपेंड कर सकता है। जैसे मैंने बोला 543, तो उसको वो ऐसे लिख सकता है 500 प्लस 440 प्लस 3। तो उनके घटकों में, उनके अवयवों में, यानी उनको स्थानीय मान के आधार पर तोड़ना शुरू कर देता है। बात करते हैं ओरिजिनेटिंग स्टेज। ओरिजिनेटिंग स्टेज होती है जब बच्चा छोटे छोटे समूह में, छोटे छोटे समूह में, जैसे बच्चे समूह में नहीं है, छोटे छोटे समूह में रखी हुई संख्याओं को काउंट कर लेता है। जैसे एक बाउल में उसने बोला कितने कंचे पड़े, तो वो बोलेगा 5 कंचे इसमें हैं। तो वो जब छोटे छोटे समूह में गिनती शुरू कर देता है, दैट इज क्लियर है। ये परिमाणात्मक अवस्था, ये भी होती है 13 कैसे लिखते हैं, दैट इज 13। तो ये भी इस परिमाणात्मक अवस्था में ही आता है। तो राइट ऑप्शन था संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? पेडागोगी थोड़ी सी घुमा देती है। चलो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है आगे। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य को क्रम में लगाओ। पहला है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा है 2D आकार की वस्तुओं की विशेषताओं को तो आपने समझ लिया जी। नेक्स्ट है 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा है 2D आकारों को छांटना। एंड फोर्थ वन है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्ष और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन। तो जवाब क्या है देख लेते हैं आपका। तो उम्मीद करूंगा जवाब अच्छा मिलेगा जी। ये कुछ भी, ये नहीं कुछ भी, कभी ये अलग है, इसको हटा देना ऑप्शन में से। कभी आप सोचिए ये भी लिखा हुआ है, इसको ये एक्स्ट्रा लाइन लगी, इसको हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। हम क्या हटाएंगे? ओके जी। देखते जवाब क्या। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस तरह से सवाल जब आता है बच्चे को, तो एक मैंने बताया था ईएलपीएस थ्योरी, शायद आपको याद हो, ईएलपीएस। लेकिन यहां तो सारी ही आकृतियां हैं। समझो दोबारा से बच्चा, आप खुद बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं तो मुझे आप बताओगे उसका आंसर? आप आसानी से बता दोगे अगर मैं आपसे बोलूंगा। देखो सबसे पहले बच्चा को आपने बहुत सारी आकृति दी है, सबसे पहले क्या करेगा वो? चलो सबसे लास्ट में बताओ,
अगर मैं कोई चीज आपको समझा दूं, बता दूं, सबसे लास्ट में आपके पास क्या बचता है कि आप उनका, अगर आप उनको समझ चुके हैं तो उनका सहज बुद्धि ने अपनी बुद्धि से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। भाई पहली चीज समझ में आएंगी, काउंटिंग आएंगी, सब कुछ, जब पूरी आकृति को समझ जाओगे तभी तो उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, हाँ कि ना। तो एक्सप्लेनेशन देना तो सबसे लास्ट में आएगा। तो आप एक ही ऑप्शन को पकड़ लेते कि ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन तब दे सकता है जब उसको सब चीज समझ में आ जाएगी। विदाउट एक्सप्लेनेशन उसको जब आता ही नहीं तो वो क्या एक्सप्लेन करेगा। तो सेकंड सबसे लास्ट में था तो आपको यहीं से बन जाता है ना। इस तरह से इन जोड़ों को मिलान करते हैं कि आप ये समझ लें कि सबसे लास्ट वाला क्या होगा, सबसे पहले वाला क्या होगा। और आप सभी जानते हैं सबसे पहले बच्चा क्या होगा, अब उसको आपने आकृति दी सबसे वो छांटेगा। अगर वो पहले छांटेगा ना कि ये आकृति ऐसी है 3D 2D या 2D DD, सबसे पहले छांटने का काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो उनका शीर्ष गिनेगा, इसमें कितने कोने हैं, इसमें कितने कोने हैं, इसमें एक है, दो है, एक भी नहीं है। उसके बाद वो उनके लंबों और भुजाओं की गिनती को शुरू करेगा, देन वो सहज बुद्धि से वर्णन करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है इसका। सबसे पहले क्या करेगा वो सबसे पहले आकृतियों को छांटना शुरू करेगा। उसके बाद वो आकृतियों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करेगा और उनकी विशेषताओं को मिलाएगा। उसके बाद वह आकार की वस्तुओं के शीर्ष और विकर्णों की, अगली बार स्टेप क्या आएगा भाई, कोने गिनने के बाद उसके विकर्ण की बारी आएगी, तो वो और डीप होता चला जाएगा। हाँ यही पकड़, हाँ जिसने ये पकड़ लिया जिस तो काम बन जाएगा, बस आपको कोई एक पकड़ लो। वैसे सबसे पहले छटाई शुरू करते तो यहाँ पर छटाई में आ जाता। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया होगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर महावीराचार्य। इनमें से गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। समझ लीजिएगा, मैं सबके बता देता हूं। देखो आर्यभट्ट साहब ने जो लिखी थी उसका नाम, बहुत फेमस किताब रही है 10 गीतिका। सबसे जो फेमस किताब इनकी 10 गीतिका रही है। भास्कराचार्य की रही लीलावती। ब्रह्मगुप्त साहब की सबसे फेमस किताब रही कुहक। और महावीराचार्य की सबसे फेमस किताब रही है गणित सार संग्रह। ये इन सबके बुक के नाम है। ना ना ना, आर्यभट्ट साहब हम जानते हैं आर्यभट्ट साहब को, इसलिए बोलते हैं कि आर्यभट्ट साहब हमें पता है, इसलिए हम आर्यभट्ट साहब का नाम आगे कर देते हैं। लेकिन आर्यभट्ट साहब ने नहीं लिखी है वो, ठीक है ना। आर्यभट्ट साहब ने 10 गीतिका लिखी है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य जी ने लिखी है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हम कई बार गलती कर देते हैं इन सवालों में। ओके, बात समझ में आ गई। तो आपने गणित सार संग्रह समझा। आर्यभट्ट साहब ने किस पर काम किया था, पाई की खोज की। ब्रह्मगुप्त साहब ने चक्रवर्ती सबसे एक क्वेश्चन इनके ऊपर आया था जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसकी खोज भी इन्होंने की थी, चक्रीय चतुर्भुज की, जिसका क्षेत्रफल इन्होंने हीरोन्स फार्मूला को डेवलप करके निकाला था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों भाई आज 20 सवाल हमने कराए कंप्लीट। मुझे लगता है सेशन आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया, काफी अच्छे आंसर भी दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सेशन को लाइक वाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको और मिलते रहें और आप आगे आसानी से बढ़ते रहें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। सेशन को सब्सक्राइब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी समय, तब तक के लिए बाय।